केरल के एक छोटे से कस्बे में, वहां जहां हरे भरे पहाड़ों के बीच कर्नाटक की सरहद शुरू होती है, एक सूखा हुआ पुराना कुआं था जिसे गांव के लोग बरसों पहले भूल चुके थे। कोई उसमें झांकता नहीं था, कोई उसके पास से गुजरते हुए रुकता भी नहीं था। मगर एक सुबह उसी भूले बिसरे कुएं से एक तेज बदबू उठी जिसने पूरे कस्बे को दहला दिया। लोग जमा हो गए, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, और जब आखिरकार पुलिस वहां पहुंची और कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो जो नजारा सामने आया उसने हर किसी की रूह कंपा दी। अंदर एक औरत की लाश पड़ी थी, इतनी सड़ चुकी थी कि उसका चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन था। कोई नहीं जानता था वो कौन थी, कैसे मरी, कितने दिनों से वहां पड़ी थी, और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों मरी। यही वो लम्हा था जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो देखने में एक साधारण पुलिस केस लगती है, मगर धीरे धीरे एक ऐसी गहरी दर्दनाक सच्चाई तक पहुंचती है जो हर माँ बाप के दिल को झकझोर देती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है, बल्कि हजारों उन गुमशुदा बच्चों की है जिनकी कोई खबर नहीं छपती। एक टूटे हुए भाई की है जो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते खुद को खो चुका है, और एक ऐसे नौजवान पुलिस वाले की है जो अपने अतीत के दर्द से भागते भागते खुद उसी दर्द के बीचों बीच जा पहुंचता है। इस अजीब और उलझे हुए केस की जिम्मेदारी मिलती है एक नौजवान प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर को, जिसका नाम है अजीब रहमान। अजीब ने अभी अभी अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी की है और उसकी पहली पोस्टिंग होती है धर्मदम पुलिस स्टेशन में, वही स्टेशन जो केरल और कर्नाटक की सरहद पर बसे इस छोटे से कस्बे की देखभाल करता है। अजीब देखने में बेहद शांत लगता है, कम बोलता है, चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती है, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त झलकती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी पुरानी अधूरी तलाश में उलझा हुआ हो। दरअसल अजीब के बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी छोटी बहन अचानक गायब हो गई थी, बिना किसी वजह, बिना किसी सुराग के। घर वालों ने पुलिस थाने के चक्कर काटे, रिश्तेदारों से मदद मांगी, आस पड़ोस में पूछताछ की, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, केस ठंडा पड़ गया, मगर अजीब के सीने में वो खालीपन आज भी वैसे का वैसा अटका हुआ है। उसे आज भी जब कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसकी बहन आखिरी बार एक रेलवे स्टेशन के आसपास ही देखी गई थी। यही एक वजह थी कि अजीब ने पुलिस की वर्दी पहनने का फैसला किया, ताकि किसी और परिवार के साथ वो हादसा दोबारा न हो जो उसके अपने परिवार के साथ हुआ था। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली ही बड़ी जांच उसे उसकी सबसे गहरी, सबसे पुरानी चोट के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देगी। कुएं से मिली लाश की जांच शुरू होती है और अजीब के साथ इस केस में तैनात होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जॉय। जॉय एक अनुभवी अफसर है, उम्र में अजीब से काफी बड़ा, मिजाज से नरम और समझदार, मगर उसके अंदर भी अपनी जिंदगी की कुछ अनसुलझी उलझने और तकलीफें दबी हुई हैं, जिनका बोझ वो चुपचाप बिना किसी शिकायत के उठाए फिरता है। जॉय और अजीब की जोड़ी शुरुआत में थोड़ी अजीब लगती है। एक तरफ बरसों के अनुभव से भरा, थका हुआ, हर तरह के केस देख चुका अफसर, और दूसरी तरफ जोश से भरा मगर अभी भी सीख रहा नया लड़का। मगर जैसे जैसे दोनों साथ में काम करते हैं, धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा भरोसे का रिश्ता बनने लगता है। जॉय अजीब को न सिर्फ पुलिसिया दांव पेंच सिखाता है, बल्कि उसके अंदर छिपे दर्द को भी बिना कुछ कहे महसूस करने लगता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है उस लाश की पहचान करना। शरीर इतना गल चुका था कि चेहरे से पहचान पाना मुमकिन नहीं था, मगर फोरेंसिक टीम को जांच के दौरान उसकी बांह पर एक पुराना धुंधला सा टैटू मिलता है। इसी छोटे से निशान के सहारे अजीब और जॉय धीरे धीरे कड़ियां जोड़ना शुरू करते हैं, आसपास के गांवों में पूछताछ करते हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं, और आखिरकार पता चलता है कि मरने वाली औरत का नाम शोभा है, जो पास के इलाके में मजदूरी करके अपना और अपना गुजारा चलाती थी। शुरुआत में सब कुछ बेहद सीधा साधा लगता है। एक गरीब, अकेली, बिना किसी सहारे वाली मजदूर औरत, शायद जिंदगी से तंग आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी होगी। ऐसा सोचना आसान भी था और सुविधाजनक भी। कई सीनियर अफसर इसी नतीजे पर पहुंचकर केस बंद करने की सलाह देते हैं। आखिर एक गरीब औरत की मौत की फाइल जल्दी बंद कर देना किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं होता।
मगर अजीब का दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। जब वो शोभा की टूटी फूटी झोपड़ी में जाता है, उसके पड़ोसियों से, उसके जान पहचान वालों से बात करता है, उसकी अधूरी जिंदगी के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे कई बातें बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं लगती। शोभा पिछले कई महीनों से गायब थी, किसी को उसकी सही सही खबर नहीं थी, और जिस दिन वो आखिरी बार गांव में देखी गई थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। अजीब को गहरा शक होता है कि इस मौत के पीछे कुछ और, कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। वो अपने शक के बारे में जॉय को बताता है। शुरुआत में जॉय थोड़ा हिचकिचाता है, आखिर ये एक नए नवेले लड़के की सोच है, मगर अजीब की मेहनत और उसकी बातों में दम देखकर जॉय भी उसका साथ देने का फैसला करता है, और दोनों मिलकर एक ऐसी गहरी जांच शुरू करते हैं जो धीरे धीरे एक साधारण से केस को एक बड़े खौफनाक रहस्य में बदल देती है। जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि शोभा की शादी एक आदमी से हुई थी जिसका नाम राजू है, मगर दोनों के बीच का रिश्ता बरसों पहले टूट चुका था। राजू शोभा से अलग रहता था, दोनों के बीच लंबे समय से कोई बातचीत भी नहीं थी, और जब पुलिस राजू के दरवाजे तक पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, तो उसका रवैया शुरू से ही शक पैदा करने वाला होता है। वो बार बार अपनी बातें बदलता है, कभी कहता है कि उसे शोभा की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता, कभी ऐसी बात बोल जाता है जो उसकी पहली बात से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अजीब को यकीन हो जाता है कि राजू इस पूरे मामले में कुछ बड़ी बात छिपा रहा है, शायद वही इस सारे खेल का असली मास्टरमाइंड है। पूछताछ आगे बढ़ती है, दबाव लगातार बढ़ता जाता है। कई घंटों की खींचतान के बाद आखिरकार राजू टूट जाता है और सच बोलना शुरू करता है, मगर जो सच वो बताता है वो उतना सीधा साधा नहीं होता जितना अजीब ने पहले सोचा था। असली कहानी शोभा और राजू के टूटे हुए रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक निकलती है। दोनों के दो छोटे बच्चे थे, मगर सालों पहले वो दोनों मासूम बच्चे भी अचानक बिना किसी वजह के गायब हो गए थे। शोभा इस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। वो दिन रात अपने बच्चों को ढूंढती रही, हर मुमकिन दरवाजे पर दस्तक देती रही, थाने के चक्कर काटती रही, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वो एक गरीब, अकेली, मजदूरी करने वाली औरत थी जिसकी आवाज को समाज ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी चीखों को कभी सुना ही नहीं गया। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, गहरा मोड़ लेती है, और अजीब के लिए ये केस अब सिर्फ एक साधारण जांच नहीं रह जाता, बल्कि उसके अपने पुराने जख्म से सीधा जुड़ा हुआ एक आईना बन जाता है। जिस तरह शोभा के दोनों बच्चे अचानक बिना किसी सुराग के गायब हुए थे, बिल्कुल वैसे ही सालों पहले अजीब की छोटी बहन भी गायब हुई थी। कोई सुराग नहीं, कोई मदद नहीं, बस एक माँ बाप का हमेशा के लिए टूटा हुआ दिल और एक भाई का अधूरा, दर्द से भरा बचपन। अजीब को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक अकेली औरत की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों गुमशुदा बच्चों की कहानी है जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करता, जिनकी तलाश में कोई बड़ा अखबार सुर्खियां नहीं छापता, जिनके गरीब माँ बाप की चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता, जिनकी फाइलें थानों की अलमारियों में धूल खाती रहती हैं। अजीब अब पूरी शिद्दत, पूरी जान लगाकर इस केस में उतर जाता है, न सिर्फ एक ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वाले की तरह, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो खुद जानता है कि गुमशुदगी का दर्द असल में कैसा होता है। वो शोभा के गांव, उसके पुराने पड़ोसियों, उसके दूर के रिश्तेदारों से बार बार मिलता है, और धीरे धीरे एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आने लगती है। पता चलता है कि जिस इलाके में शोभा रहती थी, वहां से पहले भी कई गरीब घरों के मासूम बच्चे अचानक गायब हो चुके थे। किसी को ठीक से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का तरीका तक नहीं पता था, किसी की कहीं सुनवाई नहीं हुई, और वक्त के साथ साथ ये सारे मामले पुरानी फाइलों में दबकर भुला दिए गए। अजीब और जॉय जब इन पुराने, धूल खाए मामलों को खंगालना शुरू करते हैं, तो उन्हें एक साफ पैटर्न नजर आने लगता है। यानी ये गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी सोची समझी बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगता है। इस बीच फिल्म में एक और मोड़ आता है जब जांच के दौरान अजीब से एक बड़ी चूक हो जाती है। वो एक अहम सुराग, एक जरूरी बातचीत को भूल जाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो उसे और जॉय को उसी केस के कुछ हिस्सों को दोबारा नए सिरे से खंगालना पड़ता है।
ये दोहराव उन्हें थका देता है। कई बार दोनों को लगता है कि शायद वो किसी अंधी गली में फंस गए हैं, मगर हर बार जब वो हार मानने के करीब पहुंचते हैं, कोई न कोई छोटा सा सुराग उन्हें फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत दे देता है। जांच अब सिर्फ धर्मदम या केरल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कर्नाटक की सरहद पार करके आगे बढ़ती है। अजीब और जॉय कई छोटे बड़े शहरों की खाक छानते हैं, कई अनजान डरे सहमे लोगों से मिलते हैं, कई बंद दरवाजों को बार बार खटखटाते हैं। रास्ते में उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि इन गरीब घरों के मासूम बच्चों को बेहद छोटी उम्र में उठाकर दूर दराज के शहरों में भेज दिया जाता था, जहां उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी या फिर उन्हें आगे किसी और को बेच दिया जाता था। ये एक ऐसा काला घिनौना धंधा था जो सालों से चुपचाप चल रहा था, मगर किसी की नजर इस पर कभी नहीं पड़ी, क्योंकि इसके शिकार वो बच्चे थे जिनके पीछे खड़ा होने वाला कोई ताकतवर इंसान नहीं था, जिनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। जब शोभा को अपने दोनों बच्चों के गायब होने की असली खौफनाक सच्चाई का पता चला तो वो चुपचाप बैठी नहीं रही। वो अकेले ही इस पूरे जाल को सुलझाने निकल पड़ी, दर दर भटकती रही, कई खतरनाक बेरहम लोगों से आमना सामना करती रही, धमकियां सहती रही, मगर पीछे नहीं हटी। और यही उसकी दर्दनाक मौत की असली वजह बनती है। वो आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक मां की वो आखिरी सबसे बड़ी कोशिश थी जो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते किसी ऐसी बड़ी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गई थी, जिसे कुछ ताकतवर लोग हमेशा हमेशा के लिए दबा देना चाहते थे। अजीब को जैसे जैसे ये पूरी सच्चाई समझ आती है, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह हिल जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो शोभा की कहानी में अपनी ही मां की चीख सुन रहा हो, अपने ही घर का वो पुराना सन्नाटा फिर से महसूस कर रहा हो जो उसकी बहन के गायब होने के बाद बरसों तक उनके घर में पसरा रहा था। इसी दौरान अजीब की निजी जिंदगी में भी एक बड़ी उथल पुथल मचती है। ट्रेन की आवाज सुनकर जो घबराहट उसे पहले होती थी, वो अब और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि जांच के दौरान उसे बार बार रेलवे स्टेशनों, पुराने बस अड्डों और ठीक उन्हीं जगहों से गुजरना पड़ता है जहां कभी उसकी बहन आखिरी बार देखी गई थी। कई बार जांच के बीचों बीच अजीब को अचानक घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ऐसे मुश्किल पलों में जॉय, जो खुद अपनी जिंदगी की कई मुश्किलों से चुपचाप जूझ रहा है, अजीब के इस छिपे दर्द को धीरे धीरे समझने लगता है और एक सीनियर अफसर से बढ़कर उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। दोनों मिलकर जांच को आगे बढ़ाते हैं और आखिरकार सुराग उन्हें कर्नाटक के एक छोटे से शहर तक ले जाते हैं, जहां एक ऐसा संगठित नेटवर्क काम करता है जो गरीब बस्तियों से मासूम बच्चों को उठाकर बड़े बड़े शहरों में भेजने का काला धंधा चलाता है। यहां से कहानी और गहरी और खौफनाक होती जाती है, क्योंकि इस जाल के तार सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आगे जाकर पूरे मुंबई शहर तक फैले होते हैं। अजीब और जॉय जब आखिरकार मुंबई पहुंचते हैं तो शहर की बेइंतहा भीड़, उसकी तंग अंधेरी गलियां, उसकी बेरहम कभी न रुकने वाली रफ्तार, ये सब कुछ उन्हें एक बिल्कुल नई बड़ी चुनौती की तरह लगता है। यहीं किसी छोटे से अंधेरे कमरे में, किसी बदबूदार बस्ती की तंग गली में उन्हें आखिरकार वो सुराग मिलता है जो शोभा के दोनों बच्चों की असली दर्दनाक कहानी को पूरी तरह खोल देता है। पता चलता है कि सालों पहले उन मासूम बच्चों को किस बेरहमी से, गरीबी और लाचारी का पूरा फायदा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, कैसे उनके नाम तक बदल दिए गए, कैसे उन्हें उनके अपनों से, उनकी असली पहचान से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। ये सब सुनकर अजीब का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे साफ साफ एहसास होता है कि उसकी अपनी बहन के साथ भी शायद ठीक ऐसा ही, इतना ही बेरहम कुछ हुआ होगा। इसी दौरान एक और बेहद अहम मोड़ आता है, जब उस बुजुर्ग आदमी से मिली जानकारी के आधार पर अजीब और जॉय एक पुराने अनाथालय जैसी जगह तक पहुंचते हैं, जहां सालों पहले कई गुमशुदा बच्चों को कुछ समय के लिए छुपाकर रखा जाता था, इससे पहले कि उन्हें आगे कहीं और भेज दिया जाए। यहाँ के पुराने रिकॉर्ड, धुंधली तस्वीरें और टूटी फूटी डायरियां खंगालते हुए अजीब का दिल हर पन्ने पर एक नई उम्मीद और एक नए डर के बीच झूलता रहता है। हर तस्वीर में वो अपनी बहन का चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है, हर नाम पढ़ते हुए उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। जॉय चुपचाप उसके साथ खड़ा रहता है, बिना कुछ कहे,
बस अपनी मौजूदगी से उसे हिम्मत देता रहता है। यहीं धीरे धीरे कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ती है जहां बरसों की तलाश और बरसों का दर्द आखिरकार किसी नतीजे की तरफ मुड़ने लगता है। यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। जांच अब सिर्फ शोभा के केस को सुलझाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अजीब के लिए ये एक बिल्कुल निजी, दिल को चीर देने वाला सफर बन जाता है। अपने बचपन की उस अधूरी, बरसों पुरानी तलाश को आखिरकार पूरा करने का सफर, जिसे उसने कभी भी दिल से पूरी तरह छोड़ा ही नहीं था। वो अपनी तय ड्यूटी की सीमाओं से हटकर सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर उस दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है जहां उसे उम्मीद की एक बेहद हल्की मगर बेहद जरूरी किरण नजर आती है। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कई बार अजीब पूरी तरह थक जाता है। कई बार उसे लगता है कि शायद ये सारी कोशिश बेकार है। कई बार उसका हौसला टूटने लगता है, मगर जॉय का लगातार साथ और शोभा की मासूम, दर्द भरी कहानी उसे हर बार दोबारा हिम्मत देती रहती है, उसे रुकने नहीं देती। आखिरकार कई मोड़ों, कई बड़ी निराशाओं और कई छोटी छोटी उम्मीदों के बाद अजीब एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसे वो जवाब मिलता है जिसकी तलाश में उसकी अब तक की पूरी जिंदगी गुजर गई थी। ये पल इस पूरी कहानी का सबसे भावुक, सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा है, जहां सालों का जमा हुआ दर्द, सालों की चुपचाप तलाश, सालों की बोझिल खामोशी, सब कुछ एक साथ फूट पड़ती है, आंसुओं के सैलाब की तरह बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ शोभा के केस की पूरी गुत्थी भी आखिरकार सुलझ जाती है। सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है कि कैसे एक कमजोर, गरीब, अकेली औरत ने सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, और कैसे कुछ ताकतवर, बेरहम, दौलतमंद लोग सालों से मासूम, बेसहारा बच्चों की जिंदगियों से बेरहमी से खेलते आ रहे थे, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। अजीब और जॉय की महीनों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और इस पूरे संगठित रैकेट का पर्दाफाश हो जाता है। मुजरिमों तक पुलिस की पूरी पहुंच बन जाती है, सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी जाती है और शोभा को आखिरकार वो इंसाफ मिलता है जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिल पाया था। मगर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी जीत सिर्फ एक केस सुलझाना भर नहीं है, बल्कि वो पल है जब अजीब आखिरकार उस दर्द से आमना सामना करता है जिसे उसने सालों साल तक अपने अंदर, अपने सीने में दबा कर रखा था। ट्रेन की सीटी सुनकर घबरा जाने वाला, हर बार अपने अतीत से दूर भागने की कोशिश करने वाला वो लड़का आखिरकार उस अतीत का पूरी हिम्मत के साथ सामना करता है, उसे पूरी तरह स्वीकार करता है और एक बिल्कुल नई ताकत, एक नई समझ के साथ आगे बढ़ने का हौसला पाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब सारी सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी होती है, तब ये पूरी कहानी हमें बड़ी गहराई से सिखाती है कि इंसाफ की असली लड़ाई सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में नहीं लड़ी जाती, बल्कि उन आम इंसानों के दिलों में लड़ी जाती है जो कभी हार मानना स्वीकार नहीं करते, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। शोभा की पूरी कहानी हमें ये भी बहुत साफ साफ बताती है कि हमारे समाज में कितने ऐसे गरीब, बेसहारा, अनसुने लोग हैं जिनकी आवाज अक्सर हमेशा के लिए दबा दी जाती है, जिनके गुमशुदा बच्चों की खबर कभी बड़ी हेडलाइन नहीं बनती, मगर उनका दर्द, उनकी तकलीफ किसी भी अमीर, रसूखदार घराने के दर्द से रत्ती भर भी कम नहीं होती। अजीब की पूरी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हम जिंदगी भर जिस दर्द से भागते रहते हैं, अंत में वही दर्द हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी पहचान बना देता है, और जो पुराने घाव हम बरसों तक अपने अंदर छुपाए रखते हैं, उन्हें आखिरकार खुलकर सामने लाकर ही हम कभी असली सुकून, असली शांति पा सकते हैं। ये पूरी कहानी एक साधारण से पुलिस केस से शुरू होकर धीरे धीरे एक ऐसी गहरी भावुक यात्रा में बदल जाती है जो देखने वाले हर इंसान की आंखें नम कर देती है, जो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे अपने आसपास ऐसी कितनी शोभाएं मौजूद हैं, कितने अजीब जैसे लोग हैं जिनकी दर्द भरी कहानियां कभी खुलकर सामने ही नहीं आ पाती, जो चुपचाप अपने अंदर ही अपना दर्द लिए जीते रहते हैं। इस पूरी जांच के दौरान एक और किरदार कहानी में अहम मोड़ लाता है, एक समाज सेविका जो सालों से इसी इलाके में गरीब बस्तियों के बच्चों के साथ काम करती आ रही है। उसका नाम धीरे धीरे इस केस से जुड़ता है
क्योंकि वो पहले भी कई बार पुलिस थाने जाकर इसी तरह के गुमशुदगी के मामलों की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर चुकी होती है, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि सबूत नहीं है, फाइल बंद कर दी गई है या फिर मामला उसके इलाके का नहीं है। जब अजीब उससे मिलता है तो पहले पहल वो औरत पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसने सालों तक सिस्टम की बेरुखी देखी होती है। मगर अजीब की सच्ची लगन, उसकी बेचैनी, उसकी आंखों में झलकता वही दर्द देखकर धीरे धीरे वो औरत भी उस पर यकीन करने लगती है और उसे अपने पास मौजूद पुराने कागजात, तस्वीरें और जानकारी सौंप देती है। इन कागजातों से अजीब और जॉय को कई और परिवारों के नाम मिलते हैं जिनके बच्चे सालों पहले इसी तरह अचानक गायब हो गए थे, और जब वो इन परिवारों से मिलने जाते हैं तो हर घर में उन्हें वही एक जैसी कहानी सुनने को मिलती है। वही बेबसी, वही बरसों पुराना इंतजार, वही आंखों में बुझ चुकी उम्मीद की एक हल्की सी लौ जो अब भी किसी कोने में जल रही होती है। इन मुलाकातों के दौरान अजीब को कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे हर घर में उसे अपनी ही माँ का चेहरा नजर आ रहा हो। हर बूढ़े बाप की आवाज में उसे अपने पिता की वही टूटी हुई आवाज सुनाई देती हो जो सालों पहले थाने के बाहर बैठकर रोते हुए सुनी थी। यही वो पल होते हैं जब अजीब को एहसास होता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह गई, बल्कि उन सारे परिवारों की लड़ाई बन चुकी है जिनकी आवाज बरसों से दबी हुई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी में एक मुश्किल पड़ाव भी आता है जहां अजीब से एक बड़ी चूक हो जाती है। वो एक अहम गवाह की बात को ठीक से नहीं समझ पाता, एक जरूरी कड़ी को नजरअंदाज कर देता है और इसी वजह से जांच कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती है, एक गलत दिशा में मुड़ जाती है। ऊपर से दबाव भी बढ़ने लगता है। थाने के बड़े अफसर उन्हें जल्दी केस बंद करने के लिए कहने लगते हैं। कुछ ताकतवर लोगों की तरफ से भी इशारे में धमकियां मिलने लगती हैं कि इस मामले को ज्यादा मत खोदो, इसमें बड़े नाम जुड़े हो सकते हैं। ऐसे मुश्किल समय में जॉय अजीब का हौसला बनकर खड़ा रहता है। वो उसे समझाता है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, मगर जो अफसर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता वही असली मायने में वर्दी का हक अदा करता है। यही शब्द अजीब के दिल में गहरे उतर जाते हैं और वो दोबारा नई ताकत के साथ जांच में जुट जाता है। इस बार वो हर छोटी से छोटी बात को दोबारा बहुत बारीकी से खंगालता है, हर गवाह से दोबारा बात करता है, हर पुराने कागज को दोबारा पढ़ता है और आखिरकार वो गलती जहां हुई थी वहीं से एक नया सही सुराग हाथ लगता है। यही सुराग उसे और जॉय को कर्नाटक के उस छोटे शहर तक ले जाता है जहां पहली बार उन्हें इस पूरे बच्चा तस्करी नेटवर्क के तार साफ साफ नजर आने लगते हैं। वहां एक पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह में जहां कभी बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी, उन्हें कुछ पुराने रजिस्टर और नाम मिलते हैं जिनमें से कुछ नाम कांटे छांटे हुए, बदले हुए होते हैं, जैसे किसी ने बड़ी होशियारी से हर सबूत को मिटाने की कोशिश की हो। इसी जगह से मिलने वाला एक धागा उन्हें आगे मुंबई की तरफ खींच ले जाता है, जहां एक बड़ा संगठित नेटवर्क इन बच्चों को आगे बड़े शहरों के अलग अलग हिस्सों में भेजने का काम करता आ रहा होता है। मुंबई पहुंचकर अजीब और जॉय को शहर की चमक दमक के पीछे छुपी वो अंधेरी दुनिया दिखाई देती है, जहां ऐसे मासूम बच्चे बरसों तक अपनी असली पहचान खोकर, अपने असली नाम भूलकर किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। यहीं किसी एक तंग गली में किसी छोटे से कमरे में बैठा एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो सालों तक इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा रह चुका होता है, मगर अब बुढ़ापे में उसके अंदर एक अजीब सा पछतावा जाग चुका होता है। लंबी पूछताछ के बाद, कई बार समझाने बुझाने के बाद वो आदमी आखिरकार सच बोलने के लिए राजी होता है और वो कुछ ऐसे पुराने राज खोलता है जो सीधे शोभा के दोनों बच्चों से जुड़े होते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आती है जो अजीब की अपनी बहन के गायब होने के मामले से भी हल्के हल्के धागों में जुड़ी हुई महसूस होती है। ये पल कहानी को एक नई गहराई देते हैं, क्योंकि अब दर्शक भी अजीब के साथ साथ इस उम्मीद और डर के बीच झूलने लगते हैं कि क्या सच में इतने सालों बाद अजीब को अपनी बहन के बारे में कोई सच्चाई मिल पाएगी। इसी बीच फिल्म एक बेहद भावुक दृश्य में हमें अजीब के बचपन की यादों में वापस ले जाती है, जहां छोटा अजीब अपनी बहन का हाथ पकड़े मेले में घूम रहा होता है। हंसते खेलते वो पल दिखाए जाते हैं जो अचानक उस काली रात में बदल जाते हैं, जब बहन कहीं खो जाती है और पूरा घर चीख पुकार में डूब जाता है।
ये फ्लैशबैक दर्शकों को सीधे अजीब के दर्द से जोड़ देते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्यों वो इस केस को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देता है। आगे की जांच में अजीब और जॉय को कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो बताते हैं कि सालों पहले कैसे इस नेटवर्क के लोग गरीब बस्तियों में जाकर परिवारों को झूठे सपने दिखाते थे। अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, बेहतर जिंदगी का लालच देकर बच्चों को अपने साथ ले जाते थे और फिर कभी वापस नहीं लौटते थे। कुछ मामलों में तो बच्चों को सीधे उठा लिया जाता था, बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी को कानों कान खबर हुए। यही वो सच्चाई है जो शोभा को पता चली थी। यही सच्चाई जानने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे जैसे ये पूरी सच्चाई परत दर परत खुलती जाती है, अजीब के अंदर गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी ठंडी शांति एक साथ महसूस होने लगती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक केस सुलझाने वाला अफसर नहीं रह जाता, बल्कि उन हजारों गुमशुदा बच्चों की आवाज बन जाता है जिनकी तरफ से बोलने वाला अब तक कोई नहीं था। अगर आपको ये कहानी सुनकर दिल के किसी कोने में कुछ महसूस हुआ हो, अगर आप चाहते हैं कि इस फिल्म की पूरी गहराई, इसका हर एक इमोशन, इसके हर एक कलाकार का बेहतरीन परफॉर्मेंस खुद अपनी आंखों से महसूस करें, तो इस पूरी फिल्म को जरूर देखिए। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हम आगे भी आप तक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, भावुक कर देने वाली कहानियां लाते रहें।